अब ये सब लोग मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में ताकि ये सब मिलके ग्रुप स्टडी कर सके। पर उसामी आते ही इतना सारा खाना ऑर्डर कर देता है। तब आयातो उसे टोकते हुए बोलता है कि एक तो तुम लेट आए और ऊपर से अब इतना सारा खाना भी खाओगे। तुम्हें पता है ना कि हम इधर पढ़ने आए हैं। वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर प्लीज इस बार मुझे खाना खाने दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा पढ़ाई पे ध्यान तो वैसे ही नहीं लग पाएगा। तब आयातो सुबारू से पूछता है कि उसे क्या खाना है। सुबारू को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपने लिए बस एक सैंडविच ऑर्डर करवा देती है। पर वागुरी वो भी ठीक उसामी की तरह ही थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो ऑर्डर क्या करवाए। अगर उसका बस चले तो वो तो पूरा मेन्यू टेबल पे रखवा दे। और अचानक से वागुरी रिंतारो की क्लोज आ जाती है उससे ये पूछने के लिए कि आखिर उसे क्या खाना है। और हर बार की तरह हम रिंतारो के चेहरे पे ब्लश देख सकते थे और ये चीज देख रहे होते हैं आयातो और साकू और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो बीच में कुछ बोल के मूवमेंट खराब नहीं करना चाहते थे। अब ये सब लोग पेट भर कर खाना खा लेते हैं। फिर वागुरी बोलती है कि अगर हम सबने खाना खा ही लिया है तो अब बारी है पढ़ाई करने की। तब सुबारू वागुरी के कान में कुछ बोलती है कि हम पढ़ तो लेंगे पर जरा उसे तो देखो। और फिर हमें पता चलता है कि उसामी सो गया है और वो बहुत उठाने पे भी नहीं उठ रहा था। तब रिंतारो बताता है कि इसको पढ़ाई की टेंशन हो गई है। ये बेचारा कल पूरी रात पढ़ रहा था और ये अभी सो गया और वो किसी के उठाने पे भी नहीं उठता। तब ट्राई करती है वागुरी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारे उठाने से भी नहीं उठेगा। तब वागुरी वो मेन्यू उसके मुंह के सामने लाके रख देती है और वो बोलती है कि जरा देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे डेजर्ट हैं। क्यों ना हम एक गेम खेलें, हम एक गोल सेट करेंगे। मानो अगर हमने आधा घंटा पढ़ाई करी तो हम एक केक ऑर्डर करवाएंगे और अगर हमने 1 घंटा करी तो हम 2 केक ऑर्डर करवाएंगे और तुम्हें इसके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वो बोलता है मैं कोई भी गोल अचीव करने के लिए तैयार हूँ। और बेचारे ये तीनों तो हैरान थे। ये 2 सेकंड पहले लात घूसे मारने पे भी नहीं उठ रहा था पर वागुरी ने उसे इस तरह उठाया मानो एक माँ अपने बच्चे को कुछ समझा रही हो और वो बच्चा समझ भी गया। तब वागुरी फिर से रिंतारो की तरफ देखती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पर रिंतारो उससे पूछने में हिचकिचा रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है पर मैं पहले ट्राई करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लूं। वागुरी थोड़ा हैरान थी कि आखिर रिंतारो ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि जब पिछली बार इन दोनों ने साथ में पढ़ा था तब ये कोई क्वेश्चन पूछने में हिचकिचा नहीं रहा था। तब आया तो बोलता है वैसे भी रिंतारो बस लंच टाइम में ही पढ़ता है तो शायद अभी उसमें इतनी एनर्जी है कि वो सारे क्वेश्चन खुद कर सके। तब रिंतारो बोलता है कि तुम प्राइवेट बातें इधर शेयर क्यों कर रहे हो। फिर उसकी नजरें घूमती है वागुरी की तरफ जो अभी भी उसे देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि रिंतारो क्या छुपा रहा है। तब रिंतारो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए पर दरअसल मैं ये खुद करना चाहता हूँ। मैं किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहता क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। पर वो फिर से बोलता है और तब वो बोलता है कि चिंता मत करो, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। अब वागुरी खुश थी क्योंकि रिंतारो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है एग्जाम के लिए और सुबारू तो आराम से अपनी पढ़ाई कर रही होती है। पर उसकी नजर पड़ती है उसामी पे जो पता नहीं क्यों उसकी बुक को इतनी बुरी तरह से घूर रहा था। सुबारू पूछती है कि कोई दिक्कत है, तुम बड़ी देर से मेरी बुक को घूरे जा रहे हो। तब उसामी पूछता है कि आखिर तुम्हारे सामने ये इतनी बड़ी चीज है क्या, ये बड़ी देर से मेरा ध्यान खींच रही है। तब वो उस बुक को उठाते हुए बोलती है कि ये तो मेरी वर्क बुक है जो हमें स्कूल से मिली है। तुम्हें पता है ना कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। और ये सुन के तो उसामी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्या ये तुम्हारी वर्क बुक है? पर हमारी वर्क बुक तो इतनी पतली है। और ये देख के सुबारू हैरान हो जाती है कि आखिर इनकी वर्क बुक हमसे इतनी पतली क्यों है। और उसामी आगे बोलता है कि अब समझ में आया कि कीक्यो हाई स्कूल की लड़कियां इतनी होशियार क्यों होती हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे अब तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। आखिर इतनी मोटी बुक कौन ही पढ़ेगा। और बेचारी सुबारू तो बुरी तरह से हैरान होती है। उसे भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि कीक्यो हाई स्कूल के लड़के इतने निकम्मे क्यों होते हैं, क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर उनका ध्यान सब चीजों में होता है। अब ये सब पढ़ाई करने लग जाते हैं सिवाय उसामी के, वो तो बस पेन से खेल ही रहा था। और पढ़ते पढ़ते रिंतारो एक क्वेश्चन में अटक जाता है तो वो डिसाइड करता है कि वो ये वागुरी से पूछेगा। पर जैसे ही वो उसकी तरफ टर्न करता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वागुरी बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी, वो कुछ ज्यादा ही फोकस थी पढ़ाई के लिए। ये उस वागुरी से बिल्कुल अलग थी जो 24 घंटे हंसते रहती है। और वो अपने मन में सोचता है तो क्या ऐसी लगती है वागुरी जब वो पूरा ध्यान एक चीज पे लगा देती है। पर तभी वागुरी नोटिस करती है कि वो उसे देख रहा होता है और वो उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी नहीं।
क्या तुम मुझे बुला रहे थे? तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो बोलता है हाँ, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वागुरी उसे क्वेश्चन समझाने लग जाती है, पर रिंतारो वो तो अपनी ही दुनिया में खो चुका था। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने लास्ट टाइम वागुरी को इतना ज्यादा सीरियस तब देखा था जब उसने मुझे अपनी ड्रीम के बारे में बताया था कि किस तरह उसका ड्रीम था कीक्यो हाई स्कूल में जाने का और किस तरह उसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और वागुरी उसे पूरा क्वेश्चन समझा देती है, पर वो तो सुन ही नहीं रहा था। वागुरी उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? पर वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि नहीं, क्या तुम मुझे एक और बार समझा सकती हो? मेरा ध्यान नहीं था। और वागुरी भी गुस्सा नहीं करती, वो भी एक स्माइल के साथ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये फिर से समझा दूंगी। और दूसरी तरफ सुबारू भी वागुरी को बुलाने वाली थी, पर वो बीच में ही रुक जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि इन लव बर्ड्स को अब क्या परेशान करना। तब उसामी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम थोड़ी खोई खोई लग रही हो। तब सुबारू बताती है कि मैं एक क्वेश्चन में अटक चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तब उसामी बोलता है, बस इतनी सी बात, तो ये तो तुम मुझसे ही पूछ लो। और वो क्वेश्चन देखते ही उसका पूरा दिमाग खाली हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर इस बुक में इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों हैं? हमारी बुक में तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। तब आया तो बोलता है कि तुम उसको उसकी बुक वापस कर दो, तुम बस उसका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तुमसे चिदोरी हाई स्कूल के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं रहे, तो तुम कीक्यो हाई स्कूल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? और उसामी सुबारू से माफी मांगने लग जाता है, पर सुबारू बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। और पता नहीं क्यों साकू बस बुक की तरफ देख रहा था और वो उससे पूछता है, आखिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो रहा? और सुबारू वो क्वेश्चन पॉइंट करके उसे बता देती है और हमारा साकू वो क्वेश्चन 1 मिनट में ही सॉल्व कर देता है, जिसे देख के सुबारू हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और आया तो और उसामी भी हैरान थे कि आखिर इसने कीक्यो हाई स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिए, ये तो इम्पॉसिबल है। उसामी तो ये भी बोलता है कि तुम चिदोरी स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कीक्यो हाई स्कूल में होना चाहिए था। तब वो बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि कीक्यो हाई स्कूल बस लड़कियों के लिए है और ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था भी नहीं। पर सुबारू बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा है, तो आखिर तुमने ये करा तो करा कैसे? तब साकू बताता है कुछ नहीं, बस हमें इसमें राइट इक्वेशन डालनी थी और उसके बाद हमें आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तब आया तो बोलता है कि मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे तुम पढ़ने में अच्छे हो पर तुम्हें पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता। तुम सच में बहुत बुरे टीचर हो, क्योंकि तुम किसी को समझा ही नहीं पाते कि तुमने वो क्वेश्चन करा कैसे। और ये सुन के तो उसको एक झटका लगता है, क्या सच में मैं इतना बुरा एक्सप्लेन करता हूँ? ये तो सरासर झूठ है। और इस बात पे उसामी भी एग्री करता है। तब साकू तेज आवाज में बोलता है कि रिंतारो, अब तुम ही बताओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, क्या मैं सच में एक बेकार टीचर हूँ? पर बेचारा रिंतारो तो शरीफ था, वो डायरेक्ट उस पे ब्लेम नहीं डालना चाहता था। तो वो बोलता है कि शायद ऐसा नहीं है, शायद हम तीनों ही इतने बेवकूफ हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई हुई चीजें समझ नहीं पाते। और ऐसा जवाब मिलने के बाद वो समझ चुका था कि रिंतारो का कहने का मतलब भी वही है, साकू एक बेकार टीचर है। पर अब तो बात उसके ईगो पे आ चुकी थी, तो वो बोलता है कि ये तीनों तो सच में गधे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, तुम दोनों तो होशियार हो ना, पता नहीं ये दोनों बेचारी इस सिचुएशन में कैसे फंस गई। अब आया तो वो क्वेश्चन पूरी जी जान लगा के उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उसकी बातें इनके सर के ऊपर से ही जाती हैं। इसका मतलब इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा साकू इतने टाइम से समझता था कि उसामी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, पर दरअसल सच तो ये है कि साकू ही वो था जिसे अच्छे से समझाना नहीं आ रहा। अब वो वहाँ से उठ के जाने लग जाता है कि अगर मुझे समझाना नहीं आता तो मैं इस ग्रुप स्टडी में कर क्या रहा हूँ। पर वो सब उसे रोकते हुए बोलते हैं कि अब मुंह फुलाना बंद भी करो, हम सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए वरना हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अब अगले दिन इनका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और ये चारों के चार पास हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश था उसामी, वो बोलता है कि मैं 2 बार लगातार पास हो गया, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। वो बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं अपना समर आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। अब 2 स्टूडेंट्स रिंतारो और उसामी के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर तुम पास हो कैसे रहे हो, क्योंकि तुम भी तो हमारी कैटेगरी के थे ना। याद है हमने प्रॉमिस करा था कि हम अगले 3 साल बाद भी इसी क्लास में रहेंगे, पर जरा देखो अब तो तुम हमें धोखा दे रहे हो। तब उसामी बोलता है कि इसके पीछे हम नहीं हैं, दरअसल जिसके वजह से हम पास होने वाले हैं वो है हमारा टीचर। और वो दोनों बच्चे साकू के पास चले जाते हैं ताकि वो इन्हें भी पढ़ा दे। और बेचारा वो तो मुसीबत में फंस चुका था और उसी वक्त उनका टीचर अंदर आ जाता है और वो बोलते हैं कि समर स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। और उनका टीचर बोलता है कि तुम अपना समर एंजॉय करना। फिर उनके टीचर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम सब इस समर में क्या करोगे। कोई बोलता है कि मैं देर तक सोऊंगा,
कोई बोलता है कि मैं वीडियो गेम्स खेलूंगा। तब उनका टीचर फाइनली बोलता है कि अपनी छुट्टियां एंजॉय करना। फिर एक बच्चा उससे पूछता है कि आपने अभी तक हमें हॉलीडे होमवर्क तो दिया ही नहीं, ना ही कोई प्रोजेक्ट। तब उनके टीचर बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि होमवर्क जरूरी है और तुम्हारी पढ़ाई भी, पर मैं नहीं चाहता कि तुम घर बैठ के अपना होमवर्क करते रहो। तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़े होके अपनी स्टूडेंट लाइफ देखो तो तुम वो मेमोरीज एंजॉय करो जो तुमने अपने दोस्तों के साथ बनाई थी, ना कि ये कि तुम्हें घर पे बैठ के 24 घंटे एक बुक के देखते रहते थे। अब पूरी क्लास में सब उनकी पूजा करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप जैसे टीचर तो ना कभी आया है और ना ही आएगा, आप कमाल के हैं। पर वो बोलते हैं कि इतना खुश भी मत हो, जो लोग फेल हुए हैं उनको तो क्लासेस लेनी ही होगी। अब स्कूल से जाते वक्त ये सब लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिर ये घूमने के लिए किधर जाएंगे। कोई बोलता है बेसबॉल खेलने, कोई बोलता है कैरियोके। सबके अलग अलग जवाब थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ये चीज रिंतारो से पूछेंगे और वो डिसाइड करता है कि ये लोग करेंगे बॉलिंग। अब ये बोलते हैं कि अगर हम वॉलीबॉल का मैच फ्री में करवाएंगे तो कोई मजा ही नहीं आएगा, तो क्यों ना हम एक टीम बना ले। जो टीम हारेगी वो टीम अगले दिन हमें खाना खिलाएगी। अब रिंतारो आगे अपने दोस्तों की तरफ देखता है और सोचता है कि अब हालात पहले से कितने बदल चुके हैं। पहले वो बहुत अकेले रहता था, ज्यादा से ज्यादा उसके पास होते थे साकू, अयातो और उसामी, पर अब बाकी लोग भी उसके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी सबने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था और मैं ये चीज खोना नहीं चाहता। और फिर वो सोचता है कि पहले मैं इन सब चीजों से दूर रहा करता था, पर जब से वागुरी आई है मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तब उनमें से एक लड़का दूसरी साइड देखता है और वो बोलता है ये तो कीचो हाई स्कूल की लड़कियां है ना। और वो देखते हैं वागुरी को, जो सुबारू और अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ से जा रही थी। और उनको देखते ही उसामी चिल्लाने वाला था, वो बुलाने वाला था सुबारू और वागुरी को, पर अयातो और साकू उसका मुंह बंद रख देते हैं। और वो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है ना कि हमें ये बात छुपानी है कि हम उनके दोस्त हैं। फिर उसामी बोलता है कि माफ करना, मैं भूल गया था, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी जल्दी चीजें भूलता हूँ। तब उनमें से उनका एक दोस्त बोलता है कि ये लड़की तो वही है ना जो हमें उस दिन स्कूल गेट के बाहर दिखी थी। तब उसामी बोलता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। तो वो बाकी लोग इतना ध्यान नहीं देते और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। पर उसामी देखता है कि रिंतारो अभी भी वागुरी के डायरेक्शन में देख रहा था। वो बोलता है कि रिंतारो तुम कहाँ खो गए, जल्दी चलो वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। उसामी को समझ में नहीं आता आखिर ये इतना खोया खोया क्यों लग रहा है और वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है क्या तुम और वागुरी डेट कर रहे हो। और ये बात सुन के तो अयातो और साकू के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये गधा तो पागल हो चुका है, आखिर ये चीज इसे बताने की क्या जरूरत थी। हम तीनों को ऐसा एक्ट करना था मानो हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं। रिंतारो बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, हम दोनों बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे, आखिर तुमसे कहा किसने। तब उसामी बोलता है बस मुझे लगा, चलो तुम डेट नहीं कर रहे वो बात तो अलग है, पर तुम वागुरी को पसंद तो करते हो ना। तब वो बोलता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तब उसामी बोलता है कि तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ तो सबको ही पता है कि तुम वागुरी को पसंद करते हो, क्यों है ना साकू और अयातो। और वो दोनों सोचते हैं कि अब ये गधा हमारा नाम क्यों ले रहा है, क्या ये 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। और उसामी आगे ये भी बोलता है कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग ये देख सकते हैं कि तुम वागुरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। मैं तो हैरान हूँ कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे, वरना मुझे तो यही लगा था कि तुम दोनों एक कपल हो। और ये सुन के रिंतारो का मुंह लाल हो जाता है। तो क्या मतलब वो अपनी फीलिंग्स इतनी देर से छुपा नहीं पा रहा था, क्या उसके आसपास के लोगों को साफ पता चल रहा है कि वो वागुरी को पसंद करता है। तब साकू और अयातो आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि उस बेचारे को ये लग रहा था कि हम उसकी फीलिंग्स पकड़ नहीं पाएंगे। तब उसामी बोलता है कि वैसे भी अगर तुम फ्यूचर में उसे डेट करने की सोचो भी तो मुझे बता देना, क्योंकि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करा जाता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तब आया तो उसकी पीठ पे एक मुक्का मारता है और बोलता है तुम्हारे पास खुद तो कोई लड़की है नहीं और तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, तो रिंतारो को परेशान करना बंद करो और चुपचाप से चलो हमारे साथ। तब आया तो थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो रिंतारो, हम किसी को भी बताएंगे नहीं कि तुम वागुरी से प्यार करते हो, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। अब रिंतारो सोचता है कि सबको ये क्यों लगता है कि वागुरी और ये कपल हैं। उस दिन उस बच्चे ने भी सेम ही चीज बोली थी और आज ये लोग भी वही चीज बोल रहे हैं। और वो ये भी सोचता है कि अगर इन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है तो क्या होगा अगर ये फीलिंग्स वागुरी भी देख सकती हो, कहीं उसे पता तो नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब ये बॉल खेलने लग जाते हैं और उसामी तो इसमें परफेक्ट था और वो बोलता है कि देख लेना हमारी टीम ही जीतेगी और कल रिंतारो और अयातो की टीम खिलाएगी हमें फ्री में खाना। बाकी सब बोलने लग जाते हैं कि हम लकी हैं कि हमारी टीम में उसामी है,
क्योंकि वो इस गेम का मास्टर है, तो जीत तो हमारी ही होगी। और इसके बाद जाता है साकू बॉलिंग करने के लिए और वो बोलता है कि चिंता मत करो, हमें पता है कि तुम इतना अच्छा नहीं खेल सकते, पर फिर भी जीत तो हमारी ही होगी क्योंकि हमारी टीम में उसामी है। पर साकू भी सारी बॉल परफेक्टली गिरा देता है और ये सब तो उसे देख के जलने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम सब चीज में इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? तुम दिखने में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसमें हम तुमसे बेहतर हो। तब बोलता है कि आखिर तुम सब मुझे क्यों कोस रहे हो, हम सब तो एक ही टीम में है ना। पर वो लोग बोलते हैं कि फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम हमसे हर चीज में बेहतर हो। पर उसामी बताता है कि ये हर चीज में परफेक्ट नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं तो ये वीडियो गेम बहुत ज्यादा बेकार खेलता है, इतना कि मैं तो उसे कई बार बुरी तरह हरा चुका हूँ। अब इन सबको पॉइंट मिल चुका था साकू के खिलाफ और फिर वो बोलता है कि अगली बार पक्का हम वीडियो गेम का मैच करवाएंगे, क्योंकि कम से कम कोई चीज तो हो जिसमें मैं साकू को हरा सकूं। चलो, इनकी टीम तो कम से कम जीत रही थी और दूसरी तरफ से रिंतारो की टीम, जिसकी हालत पहले से ही खराब दिख रही थी, क्योंकि रिंतारो बॉल को आगे कर ही नहीं पाता। लोगों को समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या, पर फिर वो बताता है कि मेरी उंगलियां इस बॉल में फंस गई और जैसे ही वो थ्रो करता है बॉल जाके जमीन पे गिर जाती है और बेचारा वो डिसअपॉइंटेड होता है। वो बोलता है कि अब मेरे वजह से हम लोग हार जाएंगे और साकू को छोड़कर बाकी टीम उसे टीज करने लग जाती है। वो बोलते हैं कि रिंतारो अब तो तुम हार मान ही लो, तुम्हें पता है कि तुम हमें नहीं हरा सकते। और दूसरी तरफ रिंतारो की टीम भी भड़क जाती है। वो बोलती है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और भी प्लेयर हैं जो स्कोर कर सकते हैं। अब रिंतारो उदास होकर वहाँ से चली जाता है। बेचारे का खुद का आइडिया था बॉलिंग बॉल खेलने का और वो खुद ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे इन्हें लंच कल करवाना ही होगा। अब वो फिर से सोचने लग जाता है वागुरी के बारे में कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और आखिर डेट करना होता कैसा है, आखिर ये डेट होती कैसी है, क्योंकि इससे पहले इसने किसी को डेट नहीं करा। आखिर उसमें करते क्या है और वो चीज क्या है, इसे कोई आइडिया नहीं। और जब वो और ज्यादा डीप सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो कभी उसे डेट करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। वो तो बस उसकी स्माइल देख के ही इतना खुश हो जाता था कि उसके आसपास की दुनिया सब ब्लर हो जाती थी। तब वहाँ पर अयातो भी आ जाता है और रिंतारो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार थी, अब तुम सबको मेरी वजह से पैसे देने पड़ेंगे। तब वो बोलता है कि ऐसा नहीं तुम बेकार खेल रहे हो, दरअसल तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, ये इसीलिए है ना क्योंकि उसामी ने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम वागुरे से डेट कर रहे हो या फिर नहीं। और ये सुन के तो उसके मुंह से कोला निकल जाती है और वो बोलता है कि ऐसी बातें अचानक से मत करा करो, खासकर अगर मैं कुछ पी रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं। तब रिंतारो थोड़ा नर्वस होता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आखिर किसी को डेट करना क्या होता है, वो फीलिंग कैसी होती है और आखिर उसमें करना क्या होता है। तब अयातो एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को डेट करा ही नहीं। तब अयातो बोलता है कि पर एक बात का ध्यान जरूर रखना कि ये सवाल तुमने मुझसे तो पूछ लिया पर उन बाकी लोगों से मत पूछना। रिंतारो बोलता है पर क्यों, वो भी तो मेरे दोस्त ही है ना। तब वो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर अगर तुम वो उनसे ये सवाल पूछोगे तो वो बाल की खाल निकालेंगे और वो जब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं पता चल जाता कि वागुरी और सुबारू तुम्हारी दोस्त है। और वैसे भी उन निकम्बों के पास भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसका जवाब तुम्हें किसी से नहीं मिलेगा। और वैसे भी डेट करना कोई एग्जाम नहीं है कि तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़े, ये मानो एक डिफॉल्ट सेटिंग की तरह है कि तुम सामने वाले को पसंद करते हो और सामने वाला तुम्हें। ये शायद इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम इस चीज को बना रहे हैं। मैंने कभी किसी को डेट नहीं करा तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर मेरे लिए डेट की समरी यही है। तो इतना मत सोचो, क्योंकि वैसे भी प्यार को आज तक कौन ही समझ पाया है। तो अगर तुम वागुरी को पसंद करते हो तो तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए। तब अयातो हंसते हुए बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहे हो, वरना पहले तो तुम अपनी बातें बस अपने पास ही रखा करते थे। और वो बोलता है कि हम सभी खुश हैं कि किस तरह अब तुम अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाते। तुमने हमें ये भी रीजन बता दिया कि तुमने अपने बाल ब्लॉन्ड क्यों करवाए थे, वो चीज जो इससे पहले तुमने हमें कभी नहीं बताई। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ही सही तुम हम पे ट्रस्ट कर रहे हो। पर रिंतारो बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, अभी से नहीं, मैं तुम पे शुरू से ही ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे पहले दोस्तों में से एक हो। और अंदर ही अंदर ये बात अयातो को भी पता थी, पर फिर भी उसके मुंह से सुनना उसे ज्यादा अच्छा लगा। अब वो फिर से बात लाता है वागुरी की तरफ और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वागुरी तुम्हें हाँ बोलेगी या फिर ना, पर एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे उसका आंसर कुछ भी क्यों ना हो।
हूँ। और रिंतारो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितना अच्छा फील करवाया है, अब मैं पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। तब रिंतारो और उसकी टीम आते हुए बोलते हैं कि हम बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और तुम दोनों इधर एंजॉय कर रहे हो, जल्दी आओ वरना कल के ब्रेकफास्ट के पैसे हमें देने होंगे। ये उन्हें हराने की कोशिश तो करते हैं पर उसामी की टीम को हराना नियरली इम्पॉसिबल था। वो तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक करे जा रहे थे और बेचारे रिंतारो ने तो पूरी उम्मीद छोड़ ही दी थी। पर फिर से आयातो आ जाता है अपने गॉड मोड पे। वो बोलता है कि मुझे साकू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो उनकी टीम में है, पर क्या तुम उसामी का उदास चेहरा नहीं देखना चाहते? उसने तुम्हें परेशान करा है और देखो वो तुम्हें किस तरह चिढ़ा रहा है, तो मैं उसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करने वाला। और उसका लुक देख के तो थोड़ी देर के लिए रिंतारो भी डर चुका था। तब आयातो बोलता है क्या तुम तैयार हो उसामी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए? और रिंतारो भी एक स्माइल करता है। वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। उसामी को दिखा देते हैं कि कौन है यहाँ पर असली बॉस। अब सीन कट होता है घर की तरफ जहाँ रिंतारो नहा के बाहर आ रहा होता है। वो देखता है उसके फोन में कई ज्यादा मैसेज आ चुके हैं जहाँ पर उसामी की टीम बोल रही थी कि प्लीज महंगा खाना मत मंगाना, हमारे पास वैसे भी पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। फिर आयातो का रिप्लाई आता है कि ये चीज तो हम कल ही डिसाइड करेंगे कि हम कम खाना मंगाएंगे या फिर ज्यादा। तब रिंतारो हंसते हुए बोलता है कि आयातो ने उन लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। और फिर हमें रिवील होता है कि वो मैच आयातो और रिंतारो की टीम जीत चुकी थी। दरअसल आयातो ने ही सारे स्ट्राइक अकेले कर दिए थे। पता नहीं इसके पास और कितनी सीक्रेट पावर है। और रिंतारो सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया, वो अगली बार भी इन लोगों के साथ जाएगा ये गेम खेलने के लिए। तब उनमें से एक और दोस्त का मैसेज आता है कि आखिर तुम्हारे समर वेकेशन के क्या प्लान है? और ये सुनते ही उसके दिमाग में चेहरा आता है वागुरी का, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना समर वागुरी के साथ स्पेंड करे। तब वो अपने मन में सोचता है कि उसने मेरी फिर से पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करी है, तो क्या होगा अगर मैं उसे फिर से ले जाऊं एक नई जगह घुमाने के लिए जैसे हम पहले गए थे। पर तब तो उसने अकेले पढ़ाई करी थी, पर इस बार तो ग्रुप स्टडी हुई थी, तो अगर मैं बाकी लोगों को नहीं लेके गया तो शायद वो लोग बुरा मान जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। पर तभी वो देखता है कि उसके पास मैसेज आता है सुबारू का। आखिर इतनी रात को वो क्यों मैसेज कर रही है? वो इतना हड़बड़ा चुका था कि उसका फोन ठीक उसके मुंह पे गिरता है और उसका मैसेज ये होता है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अचानक से बीच रात में मैसेज कर रही हूँ, पर मुझे तुम्हें ये चीज बतानी ही थी। मुझे पता है कि वागुरी तुम्हें कभी अपने मुंह से ये चीज नहीं बताएगी, तो वागुरी की एक अच्छी दोस्त होने के नाते ये चीज तुम्हें मैं बता रही हूँ। दरअसल इसी महीने की 22 तारीख को है वागुरी का बर्थडे और वो सोचता है वागुरी का बर्थडे, वो भी इसी महीने। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मानो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।